वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी है उसके 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सेस और डेवलपमेंट वाला चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक दिए गए हैं बहुत ही अच्छे से दिए गए हैं और ये जो 10th के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट तो रखते ही हैं, साथ में यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी के जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी यूज़फुल हैं। तो इस चैप्टर को हम लाइन बाय लाइन देखेंगे, क्योंकि हर लाइन में कुछ ना कुछ हमें चीज़ सीखने को मिलेगी। तो इसको हम देखते चलेंगे और आराम आराम से इसको पढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा ज्योग्राफी का 10th क्लास का चैप्टर 1 है, संसाधन और विकास। दोस्तों, कोई भी वस्तु जब तक संसाधन नहीं है, जब तक कि हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं, जब से ही हम उसका उपयोग करना शुरू कर देते तो वो संसाधन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है या करने में प्रयुक्त होती है, तो वह संसाधन है। जिसके बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरित प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव और प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करता है। तो क्या है, मानव क्या करता है कि जो प्रकृति के साथ क्रिया करता है, और वो हर चीज़ को, जैसे कि उसने एक पेड़ रहता है, पेड़ को फिर धीरे धीरे उसका यूज पहिए की तरह किया, फिर उसको और पतला करता गया, तो उस पेड़ का यूज पहिए की तरह भी मनुष्य ने करना सीख लिया। तो मनुष्य ने अपनी जो प्रकृति के साथ प्रक्रिया करके जो चीज़ें बनाई है वो संसाधन बनती गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो मैप बना है, यहाँ पे मानव है, तो मानव ने टेक्निक का यूज किया है संसाधन बनाने के लिए, संस्थाओं का यूज किया है, और संस्थाएं अपने आप में भी संसाधन है। प्रौद्योगिकी अपने आप में एक टेक्निक है, और भौतिक पर्यावरण को इसने बदला है अपने अनुसार। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। और सबसे दूसरी बात, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि संसाधन कितने कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका वर्गीकरण हम समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है वर्गीकरण। तो यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, तो जैव और अजैव। तो उत्पत्ति के आधार पर मतलब किस प्रकार की उत्पत्ति है, तो कोई चीज़ या तो जैव होती है या अजैव होती है। ऐसा नहीं है कि आधी जैव और आधी अजैव, जैव रहेगी और अजैव रहेगी। और समाप्यता के आधार पर, यानी समाप्त होने के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य संसाधन जो संसाधन द्वारा से बनाए जा सकते, अनवीकरणीय संसाधन जो द्वारा से नहीं बनाए जा सकते। इसके एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत रूप से संसाधन होता है और सामुदायिक रूप से संसाधन होता है, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में भी संसाधन होते हैं। विकास के स्तर के आधार पर भी संभावी, विकसित, भंडार और सिंचित कोष संसाधन होते हैं। इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे कि इनका क्या क्या मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे उससे पहले हम एक मैप देखेंगे। कितना अच्छा मैप से दिखाया गया है, आप लोग समझते जाइए। संसाधन को पहले प्राकृतिक में बांटा है यहाँ पे, और मानव निर्मित में, मानवीय में बांटा है। प्राकृतिक में एक तो नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। नवीकरणीय मतलब कि द्वारा से प्राप्त किए जा सकते हैं, अनवीकरणीय योग्य जो द्वारा से प्राप्त नहीं हो सकते, ठीक है। और मानवीय के आधार पर संरचनाएं और संस्थाएं संसाधन के रूप में, मात्रा और गुणवत्ता संसाधन के रूप में। तो नवीकरणीय में देखते हैं सबसे पहले तो क्या क्या दिया है, सतत अथवा प्रवाह है, जैसे पवन और जल। पवन और जल जो है, जैसे कि हवा कभी ख़त्म नहीं होती है, वो दोबारा राउंड लगा के प्रकृति का वहीं पे आ जाती है। ऐसे ही जल रहता है, जल भी दोबारा से क्या हो जाता है, बाष्पीकृत होकर फिर से नीचे ज़मीन पर आ जाता है। तो एक सर्कल चलता है, जल चक्र जिसे बोलते हैं, पवन चक्र बोलते हैं, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता, नवीकरणीय रहता है। और जैव में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव,
तो नवीकरणीय है, जैसे कि वन्य जीव हैं तो वो भी क्या होते रहते हैं, दूसरे वन्य जीव पैदा होते रहते हैं। प्रकृति वनस्पति भी दूसरा पैदा हो जाती है। अनवकरणीय नवीकरण जो है उसमें पुनः चक्रीय, जैसे धातु क्या है दोस्तों, जैसे कि लोहा है तो उसको आप तुरंत नहीं बना सकते, लेकिन यह है कि धातु का रिसाइकल कर सकते हैं। तो धातु का रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन अगर एक बार जल गया तो आप उसका रिसाइकल नहीं कर सकते। जैसे जो कोयला है इसका आप रिसाइकल नहीं कर सकते, तो इसको अचक्रीय भी बोलेंगे, चक्रीय बोलेंगे कोयला को। कोयला हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, तो इस तरह के एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होते थे, हमने देखा जैव संसाधन है और अजैव संसाधन है। तो इन संसाधनों में जैव में की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य है, वनस्पति जात है, प्राणी जात है, मत्स्य जीवन है, पशुधन है आदि। अजैव संसाधन देखेंगे, ये सारे वे संसाधन हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणतः चट्टानें और धातुएं। समाप्तता के आधार पर देखेंगे संसाधन, तो नवीकरणीय योग्य संसाधन भौतिक, रासायनिक मतलब फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल प्रक्रियाओं द्वारा से नए बना लिए जाते हैं। जिस प्रकार से कि एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे पवन ऊर्जा है तो पवन ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी तो द्वारा फिर उसे ही पवन चलेगी तो द्वारा ऊर्जा बन जाएगी। जल, वन्य जीव ये भी द्वारा बन जाते हैं। इन संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जाता है। इतना भी डिटेल में आपको भी नहीं देखना। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग धीरे धीरे समझते जाइए और इसको एक बार और रीड करना है इसके बाद में। अब देखते हैं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं, जो भी हमने पढ़ा था। इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं दोस्तों। क्या है, कोयला कभी एक दिन में नहीं बनता है, कोयला बनने में बहुत साल लगते हैं। जब उसको वो टेम्परेचर और प्रेशर मिलता है तब कोयला बनता है। और इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय, रिसाइकल हम कर सकते हैं। जैसे कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन हमने पढ़ा था अचक्रीय है और एक बार के प्रयोग के साथ ही क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, दो व्यक्तिगत संसाधन है। निजी व्यक्तियों के स्वामित्व पर संसाधन होते हैं, जैसे बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में भी सरकार को क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं। तो गांव में बहुत से लोगों के जो स्वामी भी होते हैं और भूमिहीन होते हैं। तो इस प्रकार से सबके अलग अलग संसाधन है। शहरों में भी लोगों के भूखंड होते हैं, घर होते हैं, जायदाद होती हैं, तो वो व्यक्तिगत रूप से संसाधन का यूज करते हैं। बाग होते हैं, चारागाह होता है, तालाब होता है, कुआं होता है, जल संसाधन है। तो निजी स्वामित्व के आधार पर संसाधन देखने को मिल सकते हैं। सामुदायिक संसाधन किस प्रकार से देखने को मिल सकते हैं, तो ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव की भूमि है, चारण भूमि है, शमशान भूमि है, तालाब है, नगरीय क्षेत्र हैं, सार्वजनिक पार्क हैं, पिकनिक स्थल हैं, मैदान है। तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं सार्वजनिक रूप में, सामुदायिक रूप में। राष्ट्रीय संसाधन दोस्तों, राष्ट्र के भी कुछ संसाधन होते हैं जो एक व्यक्ति नहीं पूरा राष्ट्र यूज करता है। तकनीकी तौर पर देश में जो हर संसाधन है वो राष्ट्रीय संसाधन है, क्योंकि सरकार कभी भी किसी भी चीज़ पर अधिकार कर सकती है। व्यक्ति या आम जनता के हित को अधिकार कर सकती है पूरे समाज की या पूरे देश की हित के लिए, प्रॉफिट के लिए। जैसे कि सड़कें हैं, नहरें हैं, रेल लाइन है, व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। लेकिन शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण करने का जो है वो परमिट दिया है। और सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन हुआ, वन जीव हुआ, वन जीवन हुआ, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्र पर, ये बात याद रखने की चीज़ है, क्वेश्चन आ जाता है। टॉयल जो समुद्री मील होती है उस तक हमारे देश का क्या रहता है, संसाधन यूज कर सकते हैं महासागरों में। 12 समुद्री मील को 22 किलोमीटर अप्रॉक्स हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन,
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कि सारे देश यूज कर सकते हैं। जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागर जो होते हैं वो किसी के देश के अधिकार में नहीं होते। इन संसाधनों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कर सकती हैं। हाँ, जो चंद्रमा है, जो अंतरिक्ष की चीज़ें, इन पर भी अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हैं सबके। तो ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक क्या जानते हैं पढ़ेंगे हम। क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक यानी एक्सट्रैक्शन है, जो आर्थिक क्षेत्र में दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की पहचान करें। तो ये तो लिखा है, लेकिन भारत को इस तरीके के अधिकार हैं। यहाँ पर देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संभावी संसाधन। ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया जाता है। मतलब कि संभावना है लेकिन उनका अभी तक वो तकनीक नहीं आई है, वो विज्ञान नहीं आया है, या फिर उतना पैसा नहीं है कि उसका उपयोग हुआ है, लेकिन भविष्य में उसके बहुत उपयोग किया जा सकता है। जैसे भारत का जो पश्चिमी भाग है, तो भारत का जो पश्चिमी भाग है विशेषकर राजस्थान, गुजरात, ये वाला देखो मैं आपको बता दूं, ये वाला पश्चिमी भाग है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा के, राजस्थान में अपार स्रोत है, लेकिन अभी तक उतना टेक्निक तो है हमारे पास, आ गया है, लेकिन उतना इकोनॉमिकल रूप से हम लोग अभी नहीं ग्रो कर पाए कि इतना खर्च कर सकें। खैर, गवर्नमेंट कई प्लान्स बनाती है। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता मात्रा निर्धारित की जा चुकी है और विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के आधार पर निर्भर हैं। तो देखो, विकसित संसाधन है जैसे कि कोई भी संसाधन अब उसका समझ में आ गया है तो उसका वो प्रोसेस चल रहा है और वो विकसित हो चुका है, उसका हम बहुत सारा यूज भी कर चुके हैं। हाँ, तो यहाँ पे अब देखेंगे भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूरी करते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, भंडार में शामिल। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का योग है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक नहीं। देखो, हाइड्रोजन फ्यूल बहुत इसमें इसका बहुत स्कोप है, लेकिन अभी तक हम उतने अच्छे से सस्ती तकनीक नहीं ढूंढ पाए हैं जिससे हम हाइड्रोजन का उपयोग करें। मतलब भंडार तो है लेकिन उसका हम उपयोग अभी तक तकनीक के क्रायोजेनिक इंजन में हाँ इसका यूज होता है, लेकिन अभी जो नॉर्मल लेवल पर हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। संचित कोष यह संसाधन भंडार का हिस्सा भाग है जिसमें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। ये भी उसी के अंदर है। तो भविष्य में क्या है दोस्तों, इसकी यूज हो सकता है। नदियों के जल में को विद्युत पैदा करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित है लेकिन भविष्य में बांध जिस प्रकार बना रहे हैं, वन आदि संकुच के चीज़ें हैं जिनका भविष्य में उपयोग होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरीके से संसाधन का वर्गीकरण संभव हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी दोस्तों बुरी चीज़ हमारे समाज में ये देखने को मिल चुकी है कि लोगों ने संसाधन का अनाधुंध बिना जाने पूछे कितनी मात्रा में है उपयोग किया है। इससे लालच बस जो संसाधनों का है समाज में हरास हुआ है और जो संसाधन है वो एक तबके के पास ज़्यादा है तो एक तबका उसकी कमी से जूझ रहा है। जैसे किसी के पास भोजन ज़्यादा है तो किसी के पास खाने को भी पैसे नहीं है। तो संसाधन का ही तो है ये चीज़ें कि किस प्रकार से संसाधन किसके पास ज़्यादा है। तो जो संसाधन का उपयोग हम लोगों ने अनाधुंध किया है दोस्तों, इससे हमारी जो पृथ्वी को है बहुत हरास हुआ है। जो भूतापन, भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अपक्षरण और पर्यावरण प्रदूषण और भू निम्नीकरण है, सॉइल इरोजन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ओजोन डिप्रेशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें हमें देखने को मिली है इस शोषण की वजह से। तो हमें देखने को मिलता है कि हमने किस प्रकार से यूज किया है, बुरी तरह से यूज किया है, जिससे जो समाज में न्याय संगत भी बंटवारा नहीं हो सका है
और किस तरीके से जो परेशानी हमें देखने को मिली। तो यहाँ पे हमें एक सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखो, विकास हो, आर्थिक विकास हो, लेकिन उस कीमत पर ना हो कि जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए, हमारी वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों के लिए परेशान ना करे, भविष्य हमारे जो है वो ख़राब ना करे। तो इस तरीके का विकास की मांग हो रही है दुनिया में। तो इसके जो है जुड़ा एक रियो डी जेनेरो सम्मेलन हुआ था अर्जेंटीना में, तो 1992 में हुआ था। और इसमें 1992 से 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में ना कि अर्जेंटीना में, रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पदवी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरती पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास की संभावना को, जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए किया गया। तो इस तरीके से सम्मेलन इम्पोर्टेंट हो जाता है। रियो डी जेनेरो में बहुत सारे सम्मेलन होते रहते हैं। सम्मेलन में एकत्रित जो नेताएं थे उनने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जो हमारा जो पृथ्वी का जो जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैविक विविधता का जो ह्रास हो रहा है, उस पर एक लेटर घोषणा पत्र जारी किया। तो घोषणा पत्र जो उसमें सिद्धांतों को क्या गया, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर जो सहमति बनाई गई, और 21वीं शताब्दी में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास है के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। तो एजेंडा 21 क्या है? तो लिखा हुआ है कि यह एजेंडा 21 क्या है? 1992 में जो ब्राज़ील रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में जो कहा गया, एक सूची तैयार की गई कि पारस्परिक आवश्यकताएं जो हैं और सम्मिलित जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाते हुए वैश्विक सहयोग बढ़ाया जाए और पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटा जाए। यही तो था एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य। प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करें। तो संसाधन नियोजन, हाँ, संसाधन नियोजन मुख्यतः क्या है कि जो संसाधन है उनका विवेकपूर्ण उपयोग हो और उनका जो बंटवारा हो वो भी सही तरह से हो, ना कि कोई भी किसके पास ज़्यादा संसाधन हो गया, किसी के पास कम संसाधन हो गया। तो इससे क्या है, समाज में क्लेशेस पैदा होंगे, अमीरी वर्सेस गरीबी का क्लेशेस पैदा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इसको कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ी डाइवर्सिटी वाला देश है। यहाँ पर कहीं तो कुछ संसाधन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है कोयला का बहुत ज़्यादा भंडार है। तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को जल संसाधन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो लद्दाख है वो शीत मरुस्थल वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत कम संसाधन मिलेंगे। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा ज़्यादा है लेकिन जल संसाधन कम है। तो इस तरीके से कहीं कुछ चीज़ ज़्यादा है तो कहीं कुछ चीज़ कम देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे एक डेवलपमेंट किया जाए, जिससे जो हमारे सांस्कृतिक विरासत के जो धनी जगह हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत अवसंरचना का विकास जो है, महत्वपूर्ण खनिज की कमी जो है उसको ख़त्म किया जाए और खनिज मतलब वहाँ से पहुँचाया जाए। इसलिए राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक स्तर पर संसाधनों का नियोजन किया जाता है और जो भी आवश्यक भी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संसाधन नियोजन जटिल प्रक्रिया है। तो बहुत हम सबसे पहले मानचित्र में संसाधन को देखेंगे। देखो, इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे संसाधन हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो कोई देश ज़्यादा अमीर है उसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, कोई देश गरीब है उसके पास कम संसाधन है। दोस्तों, औपनिवेशिक काल में जब मतलब कि गुलामी का काल जिसे कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने विभिन्न देशों को गुलाम बनाया और भी कंट्रीज ने बनाया। तो इसमें क्या हुआ कि उस देश के संसाधन का बहुत तरीके से विदेशियों द्वारा क्या हुआ, शोषण हुआ, ख़त्म किए गए। वो संसाधन का उपयोग अपने विकास में लिया गया, ना कि उस देश के निवासियों के लिए। तो इस तरीके से क्या हुआ कि संसाधनों का बहुत ही दुरुपयोग किया गया लोगों ने। जो औपनिवेशिक देश थे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस,
डच था जो, इनने बहुत तरीके से बुरी तरह से यूज किया। तो अब बात हो रही है इसका सही तरीके से जो उपलब्ध हो, सभी देशों के लोगों को बराबरी से कोशिश हो कि इसको मिले सब लोगों को बराबर रूप से। और सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों का संरक्षण हो। जो संसाधनों का संरक्षण है वो भी बहुत ज़रूरी है। जो समाज में है, जो कि आर्थिक सामाजिक समस्याएं पैदा ना हो, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा ना हो, विवेकहीन उपयोग ना हो, अति उपयोग ना हो संसाधनों का, उसके लिए हम लोग को जो भूतकाल से ही जो बहुत सारे संरक्षण की ज़रूरत थी, नहीं हुआ, लेकिन बहुत से नेताओं ने इसके बारे में बात की। जैसे प्रसिद्ध जो हमारे हैं महात्मा गांधी हैं, उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं। मतलब कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपका जो लालच है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो बहुत बड़ी बात कहते थे। तो इनसे जुड़ी चीज़ें भी लिखी गई हैं। इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से संरक्षण के लिए 1968 में क्लब ऑफ रोम ने इस पर बात की। तत्पश्चात 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्मॉल इज़ ब्यूटी में इसको लिखा, गांधी जी के विचार को द्वारा जो बताया। 1987 में वुंसलैंड आयोग रिपोर्ट इस पर आई, संरक्षण के बारे में बात की इसने भी। और फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास। अब हम पढ़ेंगे एक जो बुक आई वो भी अवर कॉमन फ्यूचर आई, इसके बारे में भी बात हुई। तो ब्राज़ील में जो 1992 का जो सम्मेलन था बहुत इम्पोर्टेंस रखा। फिर देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं भू संसाधन भी एक संसाधन है। तो अब भू संसाधन के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम भू संसाधन में देखते हैं कि भारत का भू संसाधन देखते हैं। पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप हैं। 43% भू क्षेत्र मैदान है, और जो पर्वत पूरे भू क्षेत्र में 30% भाग तट स्थित है, और 12 नदियाँ भी यहाँ पर बहती हैं, पर्यटन स्थल भी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो मैदान है 43%, पर्वत है 30%, पठार है 27%। तो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दूसरा मैप दिखता है, दो मैप दिखते हैं। एक तो है 1961 के आसपास, और 2014 और 15 के आसपास। तो वन भूमि थी वो कितनी थी, 18%, फिर हो गई 23%। जो बंजर और कृषि योग्य भूमि थी वो थी 18%, वो कम हो गई। स्थायी चारागाह अन्न गोचर भूमि थी 4.7%, 3.3, मतलब एक कम हो गई। विविध वृक्षों और वृक्ष फसलों और वन के अंदर क्षेत्र था 1.50%, ये भी कम हो गया। तो कुछ शुद्ध निवल बोया क्षेत्र है वो भी कम हो गया। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। सॉरी, ये बड़ा है, 8.7 हो गया। तो भू उपयोग किस चीज़ के लिए भूमि का उपयोग होता है? वन के लिए, बंजर एवं कृषि अयोग्य भूमि के लिए, गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारती लकड़ी, सड़क, उद्योग। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि का भी उपयोग होता है, जैसे स्थानीय चारागाह अन्न गोचर भूमि है। विविध वृक्षों, फसल, वृक्षों, वनों के अधन भूमि, शुद्ध भोग्य क्षेत्र शामिल नहीं किए जाएंगे। कृषि योग्य बंजर भूमि जिसमें 5 से अधिक वर्षों तक खेती ना की गई हो। तो प्रति भूमि भी है जहाँ खेती कम, मतलब एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में ना की गई हो। तो भूमि बहुत तरीके की होती है। वर्तमान भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि की पुरातन प्रतिभूमि होती है। शुद्ध निवल बोया क्षेत्र एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक जो बोया गया क्षेत्र हो, शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र होता है। अब यहाँ पे देखेंगे भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग पता ही है, बहुत कई तरीके से होता है। तो भूमि का उपयोग और भू निम्नीकरण और उसके संरक्षण का उपाय,
इस टॉपिक को हम दूसरे लेक्चर में या दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो दूसरा पार्ट भी देखिएगा, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और लाइक भी ज़रूर करें। बाय।